नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी की जिसे सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे। ये कहानी शायद पुनर्जन्म का दुनिया का सबसे पक्का सबूत है। सोचिए, जिस इंसान ने इस पर रिसर्च की वो खुद कह रहा था कि इस कहानी को समझते समझते उन्हें डर लगने लगा था। ये एक ऐसी कहानी है जो दिमाग में हजारों सवाल तो पैदा करती ही है, साथ में एक अजीब सा खौफ भी जगाती है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या गांव की कोई लोक कथा नहीं है। इस कहानी में इतनी सच्चाई थी कि अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से वैज्ञानिकों की एक टीम जो खास तौर पर पुनर्जन्म की घटनाओं पर रिसर्च करती है, वो इसकी जांच करने के लिए भारत आई थी। चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो पहला भाग, एक वैज्ञानिक पहेली। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी घटना से जिसे विज्ञान और तर्क के दायरे में समझाना लगभग नामुमकिन था। इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं सुमित्रा। उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे और पिछड़े गांव शरीसपुरा में एक गरीब ठाकुर परिवार में उनका जन्म हुआ था। एक ऐसा गांव सोचिए जहां उस जमाने में न बिजली थी, न पानी, न कोई सड़क। सुमित्रा की जिंदगी शुरू से ही तन्हाई और मुश्किलों से भरी हुई थी। बचपन में ही माँ चली गईं, पिता काम के सिलसिले में दिल्ली रहते थे और फिर जब शादी हुई तो पति को भी घर चलाने के लिए गांव से बाहर ही रहना पड़ता था। उनकी जिंदगी में एक गहरा खालीपन था। लेकिन फिर दिसंबर 1984 में उनकी जिंदगी में पहली बार एक बड़ी खुशी आई। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और वो बेटा, बस वही उनकी पूरी दुनिया बन गया। उन्हें लगा कि चलो, जिंदगी में अब कोई तो है जो सिर्फ और सिर्फ उनका है। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश थीं। उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थीं। लेकिन ये जो खुशी थी ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली थी। बेटे के जन्म के ठीक 5 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दूसरा भाग, सुमित्रा की रहस्यमयी बीमारी। यहीं से कहानी एक बहुत ही अजीब बल्कि एक डरावना मोड़ लेती है। सुमित्रा को अजीब से दौरे पड़ने लगे। जब दौरा पड़ता तो उनका पूरा शरीर अकड़ जाता। हाथ आसमान की तरफ उठ जाते, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ जाती, आंखें गोल गोल घूमने लगती और वो जोर जोर से अपने दांत पीसती थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? जब वो होश में आती तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। ये सब कई महीनों तक चलता रहा। गांव के लोग तो कहने लगे कि भाई, इस पर तो कोई भूत प्रेत का साया है। और फिर 16 जुलाई 1985 को दौरे के बीच में उन्होंने पहली बार कुछ कहा। एक ऐसा वाक्य जिसने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक दहला दिया। उन्होंने कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। सोचिए, एक इंसान अपनी ही मौत की तारीख बता रहा है। ये सुनकर उनका परिवार, आस पड़ोस, पूरा का पूरा गांव खौफ में डूब गया। बस 3 दिन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। तीसरा भाग, मृत्यु और एक नई शुरुआत। अब वो दिन आ गया था जब वो भविष्यवाणी एक खौफनाक हकीकत बनने वाली थी। ठीक तीसरे दिन, 19 जुलाई 1985 की शाम को सुमित्रा अपनी एक सहेली से बात कर रही थी और बात करते करते अचानक एकदम पत्थर की मूरत बन गई। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने नब्ज देखी और ऐलान कर दिया, सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं है। घर में रोना पीटना मच गया। अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी और करीब 45 मिनट तक सुमित्रा का शरीर बिल्कुल बेजान पड़ा रहा। और जब घर की औरतें उनके शरीर को अंतिम रस्मों के लिए तैयार कर रही थीं, तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुमित्रा ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वैद्य ने दोबारा जांच की और चिल्लाकर कहा, मातम बंद करो, सुमित्रा जिंदा है। लेकिन जो सुमित्रा वापस आई थी वो पहले वाली सुमित्रा नहीं थी। सब कुछ बदल चुका था। जो माँ अपने बच्चे पर जान छिड़कती थी वो उसे पहचान तक नहीं रही थी। अपने पति को धक्का दे रही थी, परिवार में किसी को नहीं पहचान रही थी। और सबसे अजीब बात, जो सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई थी वो अब कागज पर कुछ रहस्यमयी चिट्ठियां लिखने लगी थी। चौथा भाग, शिवा की वापसी। कहानी और भी उलझ गई और फिर 3 महीने बाद एक अनजान आदमी के आने से इस पूरी पहेली की परतें खुलनी शुरू हुई। तो हुआ ये कि 20 अक्टूबर को एक साहब रामसिया त्रिपाठी शरीफपुरा गांव आए। उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले 3 महीने से लगातार कोई चिट्ठियां भेज रहा है और वो बस उसी इंसान से मिलने आए हैं। और जैसे ही सुमित्रा ने ये नाम सुना, रामसिया त्रिपाठी,
वो पागलों की तरह कमरे से बाहर भागी और उस आदमी से लिपट कर रोने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, पापा, मैं सुमित्रा नहीं, मैं आपकी बेटी शिवा हूं। अब रामसिया त्रिपाठी अकेले नहीं आए थे। वो अपने साथ एक शादी की एल्बम लाए थे, अपनी बेटी शिवा की शादी की एल्बम। और फिर शुरू हुआ एक टेस्ट। उन्होंने एक एक करके तस्वीरें दिखाईं और सुमित्रा के शरीर में मौजूद उस आत्मा ने शिवा के माँ बाप, भाई, पति छेदीलाल और यहाँ तक के उसके दोनों बेटों रिंकू टिंकू को भी तुरंत पहचान लिया। लेकिन जब एल्बम की आखिरी तस्वीर सामने आई तो वो कांपने लगी और बोली, ये मेरी ननद है और इसी ने पत्थर मार के मेरी हत्या की थी। 5वां भाग, पुनर्जन्म का प्रमाण। अब बात करते हैं उन सबूतों की, उन फैक्ट्स की, जो इस कहानी को सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि एक हकीकत बनाते हैं। रामसिया त्रिपाठी ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी शिवा की मौत हुई थी 18 जुलाई 1985 को, और ठीक उसके 24 घंटे बाद 80 किलोमीटर दूर सुमित्रा की मौत हुई और वो फिर से जिंदा हो गई। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। जरा इस पे नजर डालिए। एक तरफ शिवा, जो एक पढ़े लिखे ब्राह्मण परिवार से थीं, कॉलेज तक पढ़ी थीं, और दूसरी तरफ सुमित्रा, एक गरीब किसान के घर की जिसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। दोनों के गांव 80 किलोमीटर दूर थे, परिवार एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। तो सवाल ये था कि एक अनपढ़ औरत को एक पढ़ी लिखी लड़की की जिंदगी की सारी बातें, इतनी बारीकियां कैसे पता थीं? अच्छा, जब ये कहानी चारों तरफ फैली ना, तो ये सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रही। अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की टीम ने इसकी बहुत गहरी, बहुत डिटेल्ड जांच की। उन्होंने दोनों परिवारों से बात की, गांव वालों से बात की, सुमित्रा की हैंडराइटिंग को शिवा की हैंडराइटिंग से मिलाया, हर दस्तावेज, हर तारीख को वेरीफाई किया। और इतनी लंबी चौड़ी साइंटिफिक जांच के बाद उन्होंने जो नतीजा निकाला, उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने ऑफिशियली ये कहा कि ये दुनिया का एकमात्र और शायद पहला ऐसा पुनर्जन्म का मामला है जो तथ्यों के आधार पर सच है। तो शिवा सुमित्रा के शरीर में अपने पिछले जन्म के बच्चों और इस जन्म के पति के साथ रहने लगी। तो सवाल यही है कि क्या ये कहानी, जिसे दुनिया के माने हुए वैज्ञानिकों ने भी सच माना, पुनर्जन्म के होने का सबसे बड़ा और सबसे ठोस सबूत है? इस पर सोचना तो बनता है।